हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल APGS स्टडी। मेरा नाम आशीष कुमार है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कल कि मैं आप लोगों को जीएस पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैंने जीएस के टॉपिक्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि जीएस में हम क्या पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, हिस्ट्री को 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, सभी पता है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की क्लास कल आप लोगों की हो भी चुकी है, प्रियांशु ने लिया था। ठीक है, फिर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो मैं आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ाऊँगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पढ़ेंगे। तो ये जो बैच होगा ये बाइलिंगुअल रहेगा। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो हम देखते हैं, जरा पढ़ते हैं। टॉपिक है हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आखिर इसमें हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, बात करते हैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की, फिर पॉलिटी पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? ठीक है, किसी देश में कॉन्स्टिट्यूशन का क्या शेड्यूल होता है, कैसे सबका कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है हर देश में। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। ठीक है, इंडिया जो है, इंडिया की डेमोक्रेसी जो है सबसे बड़ी है वर्ल्ड की। ठीक है, तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या है, किसी देश के आधारभूत वे कानून जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम देखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन थ्योरी बेस्ड होता है, क्योंकि थ्योरी बेस्ड होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी देश को चलाने के लिए जिन जिन सिद्धांतों का वर्णन किया जाता है वही सारे सिद्धांत इसमें होते हैं, यानी थ्योरी इसमें होती है। ठीक है, कोई भी काम करना है देश में, ठीक है, संविधान के अनुसार ही होगा। अगर उस देश में संविधान है तो उस देश का हर कार्य संविधान के अनुसार किया जाएगा। ठीक, संविधान में जिन जिन सिद्धांतों का वर्णन होगा उसके अनुसार वो काम किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी क्या है, किसे कहते हैं पॉलिटी? सबसे पहले हम इन 2 वर्डों को ही समझेंगे, उसके बाद हम आगे थोड़ा आएंगे। ठीक है, बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी है क्या, पॉलिटी किसे कहते हैं, बात करते हैं। ठीक, जब हम इन थ्योरीज को, ये जो थ्योरी होती है, जब इन थ्योरी को हम प्रैक्टिस में यूज करने लगते हैं, व्यवहार में। ठीक है, बता रहे हैं आपको, प्रैक्टिस में, व्यवहार में, जब हम इन थ्योरी को प्रैक्टिस में लेकर आते हैं और यहाँ यूज करते हैं तो यही थ्योरीज किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं, पॉलिटी में। ठीक है, यही पॉलिटी। पॉलिटी बेसिक होती क्या है? ठीक है, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो व्यवहारिक रूप होता है वही पॉलिटी होती है। ठीक है, वही जो है पॉलिटी होती है। अब बात करते हैं, देखो, थ्योरी और पॉलिटी दोनों को पढ़ने के 2 तरीके। हम आप लोगों को सिंपल एग्जांपल लेकर समझाते हैं, उसके बाद हम अच्छे से लिखाएंगे अच्छी लैंग्वेज में। ठीक है, अब एग्जांपल के साथ समझिए। बात करते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस की। तो हम थ्योरी में लिखते हैं एग्जांपल। मान लोगों को, आप लोगों को साइकिल सीखना, सभी लोग साइकिल सीखते हैं। ठीक है, बचपन में साइकिल पहला ही सीखते हैं, कोई गाड़ी तो सीखता नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर आप लोगों को साइकिल सीखना है तो क्या करते हैं? आप लोगों को साइकिल सीखने के 2 तरीके होते हैं। पहला, आप मार्केट में जाइए, हाउ टू राइड साइकिल, साइकिल कैसे सीखें नामक की एक बुक लेकर आइए। उसमें जो भी थ्योरी दी हुई हैं, जो भी उसके नियम दिए हुए हैं, उसको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद उसको प्रैक्टिस में यूज़ कीजिए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस में यूज़ कीजिए, उन नियमों का पालन करके आप साइकिल सीखें। दूसरा, आप साइकिल उठाइए, चढ़िए उस पर, 2-3 बार अपना पैर वगैरह तुड़वाइए, आराम से चोट लगेगी, आप साइकिल सीख जाएंगे। तो आपने देखा कि जब हम थ्योरी से प्रैक्टिस में आते हैं, कुछ थ्योरी से जब भी हम प्रैक्टिस में आते हैं तो क्या होगा, हम स्टडी करके आते हैं। लेकिन अब जब भी हम प्रैक्टिस से थ्योरी में जाते हैं ना, तो होता क्या है, जब प्रैक्टिस से थ्योरी में जाते हैं तो हम प्रैक्टिकल करते हैं चीज़ों का। और जब भी हम प्रैक्टिस से थ्योरी में जाएंगे, कोई भी काम अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे ना, तो उसको करने में क्या आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, चैलेंजेस आएंगे। उन चैलेंजेस को दूर करने के लिए जो भी हम नियम बनाएंगे, जो भी हम रूल लाएंगे, वो वही प्रिंसिपल बन जाएंगे, वही कॉन्स्टिट्यूशन में जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया हो, आई होप। ठीक है, अब हम थोड़ा अच्छे से लिखवाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक,
तो हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। हमने बताया किसी देश का आधारभूत कानून जिसके अनुसार उस देश का शासन चला जाता है उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में थ्योरी का वर्णन किया जाता है। ठीक, किसी देश, कोई भी देश है, ठीक, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में होता क्या, यही होता है कि किसी देश को चलाने के लिए जिन जिन नियम, जिन जिन रूल्स की आवश्यकता होती है उन रूल का डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। लेकिन पॉलिटी में क्या होता है, पॉलिटी उसे कहते हैं, देखो होता क्या है, पॉलिटी में हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब कोई भी देश है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो भी काम किया जाएगा संविधान के अनुसार ही किया जाएगा, लेकिन वो काम जो होगा प्रैक्टिस में होगा ना, प्रैक्टिकली होगा ना, वही पॉलिटी होती है। ठीक, तो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देखो होता क्या है, जब भी हम क्या करते हैं, थ्योरी से प्रैक्टिस में जाते हैं तो हमें सीखने को कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, उन्हीं नियमों को पढ़ते हैं, उसी के अनुसार हम काम करते हैं, उसी के अनुसार देश का शासन चलता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस से थ्योरी में जाते हैं तो हमें देश की सिचुएशन समझ में आती है कि एक्चुअली देश की सिचुएशन है क्या, क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इनको कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी जब हम प्रैक्टिस से थ्योरी में जाएंगे तो प्रॉब्लम आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, उनको दूर करेंगे। ठीक, तो दूर करने के लिए जो भी हम नियम बनाएंगे वो नियम थ्योरी में जाकर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो हमें प्रैक्टिस से थ्योरी में क्या मिलता है, वास्तविकता से हम परिचित होते हैं। ठीक, रियलिटी को जानते हैं। जब आप किसी चीज़ की रियलिटी को जान लेते हैं ना तो उसे आप भूलते नहीं हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद पढ़ा रहे हैं और तो हम प्रैक्टिस से थ्योरी में जाएंगे। यानी पॉलिटी से पहले पॉलिटी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस से थ्योरी में जाएंगे। बात करते हैं पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, व्यवस्था मतलब सिस्टम होता है। ठीक है, राज्य, हम इस वर्ड को समझते हैं राज्य पहले। ठीक है, फिर स्टेट क्या होता है, राज्य। ठीक, देखो चाहे राज्य हो, राज्य से पहले एक वर्ड आता है नेशन, राष्ट्र, आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, चाहे राज्य हो या राष्ट्र हो, ठीक है, राज्य का निर्माण भी लोगों से मिलकर ही होगा और राष्ट्र का निर्माण भी लोगों से मिलकर ही होगा। ठीक है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, इससे पहले हम आते हैं, सबसे पहले 2-3 टॉपिक और हैं। क्राउड, भीड़, आपने तो क्राउड हो गई, ग्रुप हो गया, कम्युनिटी हो गई। ठीक, ये जो यूनिट होती हैं, इन यूनिट में सबसे कॉमन चीज़ है व्यक्ति। अगर व्यक्ति होगा तभी भीड़ होगी, तभी ग्रुप होगा, तभी कम्युनिटी होगी और तभी किसी राष्ट्र का निर्माण होगा और तभी किसी स्टेट का निर्माण होगा। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति ना तो किसी राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, ना तो किसी राज्य का निर्माण कर सकता है, ना ही भीड़ इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों में कॉमन फैक्टर क्या है, लोग। ठीक है, तो बात करते, सबसे पहले हम देखते हैं राज्य। ठीक, तो राज्य क्या है, देखो राज्य अभी आप लोगों को पढ़ाएंगे, गार्नर नामक एक लेखक होते हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल साइंस के थिंकर थे। इन्होंने कहा कोई भी राज्य की, इन्होंने 4 विशेषताएं दी कि आखिर एक्चुअल में राज्य होता क्या है। ठीक, राज्य वो होता है जिसका अपना एक डिफाइन एरिया हो, मतलब निश्चित भूभाग हो, क्षेत्रफल हो, जिसमें पॉपुलेशन रहती हो। ठीक है, जिसकी अपनी सरकार हो तथा सॉवरेनिटी हो, निर्णय लेने की क्षमता, जिस देश की अपने निर्णय लेने की क्षमता होती है उसे स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो स्टेट पर अभी हम आएंगे, थोड़ा इससे पहले थोड़ा हम इसका बैकग्राउंड जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा क्या होता है सिस्टम।
तो हम बात कर रहे थे राज्य व्यवस्था की, पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी में हमने राज्य वर्ड समझा था, ठीक है। उससे पहले हमने 3 वर्ड आप लोगों को बताया था, क्राउड, ग्रुप एंड कम्युनिटी। बात करते हैं, ठीक है। देखो, अगर हम इन तीनों यूनिट को देखें, चाहे क्राउड हो या ग्रुप हो या कम्युनिटी हो, या फिर अगर हम बात करें नेशन की, राष्ट्र की, या फिर स्टेट की, राज्य की, ठीक है, तो इन पांचों जो यूनिट हैं इनमें कॉमन फैक्टर क्या है? व्यक्ति। अगर व्यक्ति होगा तो इन पांचों यूनिट का निर्माण होगा, अगर व्यक्ति नहीं होगा तो कोई भी यूनिट का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति ही मिलकर भीड़ का निर्माण करता है, ग्रुप भी उसी से बनता है, कम्युनिटी भी उसी से बनती है, राज्य का निर्माण भी होता है और राष्ट्र का निर्माण भी होता है। तो हम देखते हैं फिर एक से अधिक व्यक्ति मिल करके कब भीड़ का निर्माण करते हैं। फिर भीड़ किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, कम्युनिटी किसे कहते हैं, ठीक है, और नेशन किसे कहते हैं, फिर उसके बाद स्टेट किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं क्राउड की, भीड़ के बारे में बात करते हैं। देखो, कब इसका निर्माण होता है और भीड़ क्या, एक्चुअल भीड़ होती क्या है, और भीड़, क्राउड और ग्रुप और कम्युनिटी में फिर डिफरेंस क्या होता है, बात करते हैं। देखो, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जब 2 या 2, एक व्यक्ति ना तो भीड़ का, हमने अभी बताया था, एक व्यक्ति ना तो भीड़ का निर्माण कर सकता है, ना तो समूह का, ना तो समुदाय का, क्योंकि एक व्यक्ति कैसे कर लेगा यार, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। क्योंकि भीड़ किसे कहते हैं, जहाँ पर इकट्ठा लोग होते हैं ना, लोगों का समूह जो होता है, ठीक, उसी को कहते हैं। बात करते हैं, देखो, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर बिना किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के अनऑर्गेनाइज रूप से किसी भी स्थान पर इकट्ठित हों या एकत्रित हों तो होती है भीड़। अब बात करते हैं, देखो, बिना किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के, मतलब भीड़ वो होती है, भीड़ का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति एक उद्देश्य से वहाँ पर खड़ा नहीं होता है, ठीक है, और ना उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन होता, अनऑर्गेनाइज होते, लोग एक दूसरे से परिचित भी नहीं होते हैं। बात करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, आप मार्केट की बात कर लीजिए, मार्केट अनऑर्गेनाइज होती है, लोग एक दूसरे को ज़्यादातर जानते नहीं हैं, ठीक है, असंगठित भी होती है। उसके बाद बात करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव, लोगों का कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, कोई भी व्यक्ति एक उद्देश्य से कभी मार्केट नहीं जाता, लोगों का उद्देश्य अलग अलग होता है, ठीक। रेलवे स्टेशन की बात करते हैं, ठीक, वहीं भी किसी भी व्यक्ति का कॉमन ऑब्जेक्टिव होता नहीं, अनऑर्गेनाइज होती है, ठीक। अभी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन में होता क्या था भारत में कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर खड़े नहीं हो सकते थे, ठीक। अब भीड़ की, आप लोगों को हम भीड़ का एग्जांपल देते हैं। मान लो अगर 4-5 लोग कहीं पर खड़े हो लॉकडाउन के टाइम में, अगर एक पुलिस वाला आकर के आप लोग अगर पुलिस वाले को देख भी लेते थे ना, तुरंत गायब वहाँ से। यही होती है अनऑर्गेनाइजेशन का मतलब, असंगठित, उनका कोई संगठन ही नहीं होता है, ठीक है, यही भीड़ होती है। अब भीड़ कैसे क्राउड में चेंज होती, ग्रुप में चेंज होती है, देखो, जैसे आखिर ग्रुप होता क्या है, ठीक, तो भीड़ ही मिलकर के क्राउड से, भीड़ से ही ग्रुप बनता है, ठीक है, क्राउड से ही जो है ग्रुप बनता है। बात करते, देखो, ग्रुप में क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइज रूप से कहीं पर खड़े हों तो ये होता है ग्रुप। ग्रुप में हमेशा सभी व्यक्ति का, जितने भी मेंबर ग्रुप के होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम होगा, कॉमन होगा, समान उद्देश्य होगा और ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है। अगर किस ग्रुप के किसी एक मेंबर को प्रॉब्लम होगी तो उससे उस ग्रुप के सारे मेंबर प्रभावित होंगे, ठीक है। मान लो अगर किसी ने किसी ग्रुप के मेंबर को मार दिया ना, तो ग्रुप के जितने भी लोग होंगे उसे छोड़ेंगे नहीं। ये होता है ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ लोग संगठन के रूप में रहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, ग्रुप ऐसे तो बनता नहीं है। मान लो आप लोग कोई ना कोई कोचिंग जाते होंगे, जब कोचिंग शुरू कर जाते हैं तो आप लोग बच्चों से इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, मतलब लोगों को नहीं जानते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, फ्रेंडशिप बढ़ती है, आप लोग ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ग्रुप का निर्माण होता है, ठीक है, ये ग्रुप हो गया। अब ग्रुप कैसे कम्युनिटी में चेंज होता है, ज़रा हम ये देखते हैं, ठीक है। ग्रुप, क्योंकि हमने बताया था क्राउड से मिलकर के ग्रुप बनता है, ग्रुप से मिलकर के ही कम्युनिटी का निर्माण होता है। देखो, इसमें कॉमन चीज़ क्या है, ये अनऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक, और इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव नहीं। इसमें क्या है, कॉमन उद्देश्य होता है, ठीक, सभी का समान उद्देश्य होता है और ऑर्गेनाइज होती है। अब कम्युनिटी की बात करते हैं, इसमें देखो, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव से ऑर्गेनाइज रूप से कहीं भर भी इकट्ठे होते हैं तो सभी को पता है वो क्या होता है, ग्रुप होता है। लेकिन अब ग्रुप से हम कम्युनिटी में जा रहे हैं तो कम्युनिटी में कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कम्युनिटी की। देखो, कम्युनिटी में एक कॉमन फैक्टर यही है कि प्रत्येक व्यक्ति की आइडेंटिटी समान होती है, ठीक। बाकी ये दोनों क्वालिटी तो ग्रुप में भी है ना, तो ग्रुप आखिर कम्युनिटी क्यों नहीं है, ठीक है, दोनों क्वालिटी तो ये भी हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी के जो प्रत्येक मेंबर होता है उसकी कॉमन आइडेंटिटी होती है, सभी की एक पहचान होती है, ठीक है। यहाँ जो लोग होते हैं, देखो यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, संगठित तो है, समान उद्देश्य है, लेकिन इनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, ठीक है। यहाँ लोगों की कॉमन आइडेंटिटी है। आगे चल कर के जो ग्रुप होगा, ये किसमें, सेक्स के आधार पर समुदाय में बदलेगा, ठीक।
उसके बाद अगर हम बात करते हैं कास्ट के आधार पर, कास्ट के आधार पर समुदाय में बदले तो ठीक बदलेगा। हिंदू समुदाय, ठीक, धर्म क्षेत्र के आधार पर, यूपी बिहार एमपी इसके आधार पर समुदाय बनेंगे, ठीक, रिलीजियस धर्म के आधार पर समुदाय बनेंगे, ठीक, और रेस नस्ल के आधार पर समुदायों का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से भीड़ का निर्माण होता है, भीड़ से कैसे ग्रुप बनता है, ग्रुप से कैसे कम्युनिटी का निर्माण होता है। याद रखना, कम्युनिटी में केवल एक ही फैक्टर कॉमन होता है, कॉमन आइडेंटिटी। अगर कॉमन आइडेंटिटी होगी तभी वो कम्युनिटी होगी, अगर कॉमन आइडेंटिटी नहीं है तो वो ग्रुप होगा। ठीक है, ग्रुप, कोई भी ग्रुप कम्युनिटी में तभी चेंज होगा जब उस ग्रुप की एक कॉमन आइडेंटिटी हो जाएगी, तब वही ग्रुप कम्युनिटी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब हम बात करते हैं कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी से आखिर नेशन, राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। कम्युनिटी मिलकर के, एक से अधिक कम्युनिटी मिलकर के किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, हम देखते हैं जरा, देखो कम्युनिटी, हम कम्युनिटी पे बात कर रहे थे। ठीक है, हमने बताया कि किस प्रकार से क्राउड ग्रुप में चेंज होती है, ग्रुप किस प्रकार से कम्युनिटी में चेंज होता है। अब बात करते हैं कि एक से अधिक कम्युनिटी मिलकर के किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण करती हैं। ठीक है, कम्युनिटी मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करती हैं। देखो, हम सबसे पहले राष्ट्र वर्ड को समझते हैं। ठीक है, हमने बताया कि कम्युनिटी ही मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करती है। एक जो कम्युनिटी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, ठीक, शक्तिशाली हो जाएगी, एक से अधिक कम्युनिटी मिलकर के राष्ट्र का निर्माण कर देंगी। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्र की। ये जो नेशन शब्द है, ये लैटिन भाषा के वर्ड नेशियो से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्र जो है, नेशन की हम बात कर रहे हैं, तो नेशन वर्ड जो है लैटिन भाषा के वर्ड नेशियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ब्लड रिलेशन। ठीक, अर्थात ये जो नेशन व्यवस्था है, राष्ट्र व्यवस्था है, ये जो है ब्लड रिलेशन पर आधारित है, ब्लड रिलेशन पर बेस्ड एक सिस्टम है। बात करते, देखो आप लोगों ने अगर प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने ऋग्वैदिक काल का नाम सुना होगा। तो ऋग्वैदिक काल के थोड़ा हम समाज के बारे में जानते हैं, तभी आपको ब्लड रिलेशन वाला सिस्टम समझ में आएगा, किस प्रकार से राष्ट्र में ये ब्लड रिलेशन का सिस्टम क्या होता है। देखो, वैदिक काल की अगर हम बात करें तो उसमें क्या था भाई, जनजातीय समाज था। ठीक, लोग कबीले के रूप में रहते थे। ठीक है, कोई राष्ट्र नहीं था, लोग कबीले के रूप में रहते थे। ठीक, लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था, प्रमुख व्यवसाय, वो पशुपालन था। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर होती थी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। ठीक, फिर उसके बाद हम उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में क्या, लोहे की खोज हुई, तब एग्रीकल्चर हो गए, लोगों का प्रमुख व्यवसाय एग्रीकल्चर हुआ। लेकिन हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में, होता क्या है, ऋग्वैदिक काल में जनजातीय समाज था। ठीक, तो कबीलाई समाज था। तो बातें करते हैं भाई, कबीले में क्या ब्लड रिलेशन होता था, लोगों का क्या होता था, खून का रिश्ता होता था। ठीक, तो जो कबीला ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता था वही शासन करता था, वही राष्ट्र का निर्माण करता था। ठीक, वही रूल करता था। तो ये ब्लड रिलेशन वाला जो सिस्टम है वहीं से लिया गया। ठीक, ये जो नेशन है ये एक सोशल कॉन्सेप्ट है, राष्ट्र निर्माण की जो अवधारणा एक सामाजिक अवधारणा है। ठीक, सामाजिक अवधारणा सोशल कॉन्सेप्ट है। अब किस प्रकार से नेशन मिलकर के राज्य का निर्माण करते हैं भाई, हमने बताया कम्युनिटी राष्ट्र का निर्माण करती है, और राष्ट्र नेशन मिलकर के क्या करते हैं, राज्य का निर्माण होता है। आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, स्टेट पे। ठीक है,
अब हम देखते हैं राष्ट्र निर्माण की अवधारणाएं कौन कौन सी, किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक, नेशन का निर्माण कैसे होता है, विचारधाराएं देखते हैं कि किस प्रकार से जो है राष्ट्र का निर्माण होता है। आइडियोलॉजी ऑफ नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण की विचारधारा, कौन कौन सी विचारधाराएं थी जरा देखते हैं। तो भैया राष्ट्र निर्माण की दो विचारधाराएं थी, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी परंपरागत विचारधारा और कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी परंपरागत विचारधारा और दूसरी है कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी आधुनिक विचारधारा। हमने बताया नेशन बिल्डिंग की दो अवधारणाएं होती है। ठीक, राष्ट्र निर्माण की दो अवधारणाएं हैं। पहली कौन सी है, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी परंपरागत विचारधारा, और दूसरी आधुनिक विचारधारा। दोनों में समझते हैं कि आखिर जो विचारधाराएं थी राष्ट्र निर्माण की, इनमें क्या क्या सिस्टम था, क्या किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होता था। भाई परंपरागत विचारधारा के अनुसार राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से होता था, ठीक है, आधुनिक विचारधारा के अनुसार राष्ट्र का निर्माण कैसे होता था। तो देखते हैं जरा।
नोट कर लीजिए आप लोग, देखते हैं उसके बाद। टॉपिक इसमें और लिख लीजिए लैंग्वेज। तो हम देख रहे थे आइडियोलॉजी ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की विचारधाराएं। हमने बताया राष्ट्र निर्माण की 2 विचारधाराएं होती हैं, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी परंपरागत विचारधारा और कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी आधुनिक विचारधारा। तो भाई राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से परंपरागत विचारधारा के अनुसार होता है, आखिर क्या आधार होता है, ठीक, राष्ट्र के निर्माण का गठन का आधार किस प्रकार से ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग होता है और किस प्रकार से आधुनिक विचारधारा के अनुसार राष्ट्र का निर्माण होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसी की, ठीक है। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी क्या कहती है राष्ट्र के बारे में? देखो, जब किसी राष्ट्र का निर्माण जाति, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, भाषा के आधार पर होता है, ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी यही कहती है, ठीक, किसी भी राष्ट्र का निर्माण अगर ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हुआ तो जाति के आधार पर होगा, धर्म के आधार पर होगा, क्षेत्र के आधार पर होगा, नस्ल के आधार पर होगा, भाषा के आधार पर होगा, ठीक। राष्ट्र के निर्माण की जो आधार बताया इन्होंने, इसके आधार पर बताया कि किसी भी राष्ट्र का निर्माण अगर ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग हो रहा है तो भैया जाति के अनुसार होगा, जाति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा, धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा, क्षेत्र के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा, नस्ल के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा और भाषा के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें, देखो, अगर ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के गैदरिंग अगर हम राष्ट्र का निर्माण देखते हैं तो अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई इंडिया में एक जाति होगी नहीं, दो तीन कम से कम 1 लाख तो जातियाँ होंगी। अगर जाति के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा तो इंडिया में कितने राष्ट्र होंगे? जाति के आधार पर 2-3 लाख तो हो ही जाएंगे राष्ट्र। धर्म भी इंडिया में कम नहीं है, ठीक है। तो अगर धर्म के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा तब भी बहुत सारे राष्ट्र बनेंगे इंडिया में। अब बात करते हैं क्षेत्र के, क्षेत्र भी बहुत हैं इंडिया के, ठीक। तो क्षेत्र के आधार पर भी अगर राष्ट्र का निर्माण होगा तो बहुत सारे राष्ट्र का निर्माण होगा, बनेंगे, ठीक है। नस्ल के आधार पर अगर राष्ट्र का निर्माण होगा तो बहुत सारे नस्ल के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा, ठीक है। भाषा के आधार पर भारत में भाषाएं भी बहुत ज़्यादा बोली जाती हैं, तो अगर भाषा के आधार पर इन सभी फैक्टर के आधार पर अगर राष्ट्र का निर्माण होगा तो कोई भी राष्ट्र आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से वीक होगा, ठीक है। उसके पास पावर भी कम होगी, ठीक है। पावर क्यों कम होगी? क्योंकि ये छोटे होंगे भाई। अगर जातियाँ भारत के बारे में बात करें तो भाई बहुत सारी जातियाँ हैं, 1 लाख जातियाँ होंगी। अगर 1 लाख राष्ट्र बनेंगे तो छोटे छोटे होंगे कि नहीं होंगे? जब छोटे छोटे होंगे, ठीक। और दूसरी बात ये, अगर इन सभी फैक्टर के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा तो आपस में ही लड़ते रहेंगे, ठीक। अगर जाति बात करते हैं, जाति के आधार पर, जाति के आधार पर अगर किसी राष्ट्र का निर्माण हुआ तो ये जो एक राष्ट्र होगा जाति के आधार पर बनेगा वो दूसरी जाति के राष्ट्र से लड़ता रहेगा, ठीक है। क्यों लड़ता है? क्योंकि ये अपनी जाति को सुपीरियर बताएंगे। अगर दूसरा नहीं मानेगा तो उनसे क्या करेंगे? कन्फ्लिक्शन में रहेंगे, संघर्ष में रहेंगे, वार करेंगे। तो ये जो अगर इसके आधार पर, ये बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है। ये क्या है? नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक। राष्ट्र निर्माण का नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर किसी भी राष्ट्र का निर्माण इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा तो आंतरिक रूप से कमज़ोर होगा, ठीक है। छोटे छोटे राष्ट्र का निर्माण होगा, ठीक है, और आपस में ही कन्फ्लिक्शन बने रहेगा, ठीक। यही सिचुएशन थी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले, ठीक है। भारत में जो सिचुएशन थी पूरी यही थी, राष्ट्र का निर्माण इसी के आधार पर हुआ था, जाति के आधार पर। भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो मिनिमम 1000 रियासतें थी भारत में, यही राष्ट्र है, ठीक। ये छोटे छोटे रियासतें थी, यही राष्ट्र है, ठीक है, जाति के आधार पर बनी हुई थी, ठीक। तो इसमें से 600 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों में मिलाया था, भारत में मिलाया था, ठीक है, समझौता करके। तो अगर इसी के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा तो एक तो नैरो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आपस में लड़ते रहेंगे। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया आई, ठीक है, भारत कभी भारत नहीं बोला जाता था, भारत को कभी भारत नहीं कहते थे, भारत को भारतीय उपमहाद्वीप कहते थे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रांग था। बाहर से दिखने में जैसा था, अंदर से वो सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में इंडिया आई तो उसने देखा कि भारत की एक्चुअल सिचुएशन जो अंदर है वो बाहर से नहीं नज़र आ रही। भारत में सिचुएशन क्या है कि लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ इतने राष्ट्र हैं कि लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं, ठीक। एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, मारना चाहते हैं, सपोर्ट किसी का कर ही नहीं रहे हैं, ठीक। अगर कोई बाहर से अगर एक को मार रहा है तो दूसरा बोलेगा ही नहीं, बल्कि खड़े होकर ताली बजाएंगे, ठीक है। और इसी का फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी ने उठाया जब उसने देखा कि भारत के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक, और छोटे छोटे राज्य में बढ़ते हुए। ये है इंडिया, ये है इंडिया, ये है इंडिया, ठीक। ये हो गया एक राष्ट्र, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये सब राष्ट्र हैं।
तो 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई तो व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, ठीक। लेकिन अब जब उसने इंडिया की पॉलिटिक्स को देखा कि यहाँ के लोग बटे हुए हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं, तो उसने इसका फायदा उठाया। उसने किया क्या, छोटे छोटे राज्य का निर्माण हुआ था, ठीक। छोटे छोटे राष्ट्र के रूप में भारतीय लोग बटे हुए थे, जाति धर्म इन्हीं सब के आधार पर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या देखती है कि पूरे भारत को जीतना तो आसान नहीं होगा, लेकिन इस छोटे से भाग को तो जीत ही सकते हैं ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी क्या छोटे छोटे जो राष्ट्र थे उनको जीतना शुरू किया, ठीक है। यही हुआ था 1757, प्लासी एक राष्ट्र जीता, ठीक, बंगाल जीता। 1764 बक्सर जीता, ठीक है। इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है छोटे छोटे राष्ट्र को जीतते जीतते 60% इंडिया को जीत लिया। बताओ 60% इंडिया को ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया, किसके आधार पर? क्योंकि ये जो राष्ट्र के निर्माण की आइडियोलॉजी थी इसी के आधार पर थी। लोग इसके आधार पर राष्ट्र का निर्माण कर रहे थे, ठीक, आपस में ही कन्फ्लिक्शन कर रहे थे, ठीक। और पावर थी नहीं ज़्यादा, लोग मजबूत नहीं थे, छोटे थे, ठीक है। और किसी भी छोटे राज्य पर अगर अटैक करोगे आप तो उसे जीतना आसान होगा, क्योंकि उसके पास क्या होगी, सेना भी कम होगी, सेना कम होगी। दूसरी बात, पैसा भी कम होगा, ठीक है। पैसा ही नहीं होगा तो सेना कहाँ से रखोगे, हथियार भी उनके पास कम होंगे, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी उनके पास कम होगी। तो छोटे छोटे राज्यों को जीतना आसान होगा, और यही ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव कहते हैं जब प्लासी का वार बंगाल उन्होंने जीता तो लॉर्ड क्लाइव ने 300 सैनिकों के साथ कोलकाता जिसको बोलते हैं, ठीक, कोलकाता में एक सैनिक यात्रा निकाली। तो लॉर्ड क्लाइव अपनी जीवनी में लिखते हैं कि जब वो सैनिक यात्रा निकली तो भारतीय खुद ताली बजा रहे थे। जब 1757 में प्लासी वार हुआ और अंग्रेज जीत गए तो भारतीय खड़े होकर ताली बजा रहे थे। भाई 300 अंग्रेज थे, 300-400 अंग्रेज, और भारतीयों की जनसंख्या थी 25 करोड़ उस समय। 300 अंग्रेजों को नहीं खेद पाए। मतलब ये सिचुएशन थी, इतना आपस में जो है जलते थे, ठीक, आपस में लोग देखना नहीं चाहते थे, मार करना चाहते थे, ठीक। ये सिचुएशन थी कि मतलब अगर कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमारे देश के किसी भी व्यक्ति को अगर हानि पहुंचा रहा है, उसे लूट रहा है, ठीक, उस पर अटैक कर रहा है, तो हम बल्कि उसको सपोर्ट करते हैं, ना कि जिसके ऊपर अटैक हो रहा है, ठीक। हम अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक, जो कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। यही सिचुएशन थी। तो होता क्या भैया, 60% ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत लिया। जब 60% ईस्ट इंडिया कंपनी जीत लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी किस उद्देश्य से आई थी, भारत में पैसा कमाने के उद्देश्य से आई थी, ठीक है। तो उनको 60% इंडिया पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया तो इसका मेन उद्देश्य था पैसा कमाना। अब पैसा कमाने के लिए क्या करेगी, ठीक है, लोगों का क्या करेगी, आर्थिक शोषण करेगी, एक्सप्लॉयटेशन करेगी, ठीक। इस 60% भाग पर क्या करेगी, शासन करेगी। लोगों का कैसे पैसा कमाएगी, भाई कर बढ़ाएगी, ठीक, टैक्स बढ़ाएगी, ठीक, लोगों से जबरन खेती करवाएगी, नील की खेती करवाएगी, क्योंकि नील जो होती है ना वो क्या करती है भाई, प्रोडक्शन में काम आता है उसका, ठीक है। वो जब भी कोई चीज़ का उत्पादन होता है, ठीक है, तो उसका काम आता है। किसी भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ अगर बनाई जा रही है तो उसमें नील का काम आएगा, ठीक, नील कपड़े की तरह सभी पता है, ठीक है। तो होता यह भैया, इस पर भैया क्या करती है, टैक्सेशन लगाती है, आर्थिक शोषण करती है, ठीक। तो लोग क्या करेंगे भाई, लोग असंतुष्ट होंगे, क्योंकि अगर आप लोगों का आर्थिक शोषण करोगे तो लोग असंतुष्ट होंगे। जब असंतुष्ट होंगे आप लोगों से, ठीक, तो क्या करेंगे, दो काम करेंगे, या तो क्रांति करेंगे या तो आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने क्रांति करके भी देखी, 1857 की क्रांति हुई। क्रांति की गई थी, किसानों के द्वारा की गई थी, ठीक, जो व्यापारी थे भारतीय, ठीक, उनके द्वारा की गई थी। 1857 की क्रांति हो गई फेल। अब जब क्रांति फेल हो गई, लोगों ने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया। अब आंदोलन देखो, दो क्रांति करो या आंदोलन करो, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, भीड़। लोग, अगर लोग नहीं आएंगे तो ना तो क्रांति सफल होगी ना तो आंदोलन सफल होगा। और 1857 की क्रांति के फेल होने का मेन कारण यही था कि लोग इस पार्ट में बटे हुए थे। कोई जाति के आधार पर बटा हुआ है, ठीक, धर्म के आधार पर, सभी सिस्टम के आधार पर राष्ट्र का निर्माण इसी आधार पर हुआ था, ठीक। तो पता चला भैया कि इस जाति के लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ये नहीं गए, ये नहीं गए, ये नहीं गए। अब ये अकेले कितना कर लेंगे, लोग ही नहीं होंगे। जब लोग नहीं होंगे तो क्रांति प्रभावशाली होगी नहीं, उसका प्रभाव पूरे देश पर होगा ही नहीं, तो विफल होगी। यही कारण था 1857 की क्रांति के फेल होने का कारण, क्योंकि भारत के लोगों ने ही सपोर्ट नहीं किया, ठीक। सपोर्ट तो किया लेकिन उस टाइम भाई पहले किया, उसके बाद क्या किया, वापस आ गए, ठीक है, वापस बैग ले लिया, अपना सपोर्ट जो है वापस बैग ले लिया। तो इसमें यही होता था। तो ये जो विचारधारा थी, परंपरागत विचारधारा से आधुनिक विचारधारा में हम कैसे आए, इस चीज़ को सबसे पहले जो स्टार्टिंग के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया। सभी लोग जानते हैं 1915 में 1915 में गांधी जी इंडिया आए, साउथ अफ्रीका में थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय पार्टी थी, ठीक, सबसे पुरानी पार्टी। इसने भैया क्या किया, गांधी जी को साउथ अफ्रीका से इंडिया बुलाया। 1915 में गांधी जी इंडिया आए। तो गांधी जी ने सबसे पहले इंडिया आए, उन्होंने भारत की सिचुएशन को समझा, देखा क्या सिचुएशन है एक्चुअली भारत में, ठीक है। इसीलिए गांधी जी जब इंडिया आए उन्होंने सबसे पहले भारत भ्रमण यात्रा की।
4 साल भारत भ्रमण किया उन्होंने, लोगों के साथ इंटरेक्ट किया, बैठा, देखा लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक, लोगों का कैसा बिहेवियर है, भारत का क्या सिस्टम, क्योंकि देखो गांधी जी भारत में ज़्यादा रहे नहीं थे, ठीक, तो उनको ज़्यादा पता ही नहीं था भारत के बारे में, तो इसीलिए 1915 में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले भारत भ्रमण किया, भारत को घूमा, अच्छे से जाना उसके बारे में, ठीक है। तो जब गांधी जी जो भी स्टार्टिंग के फ्रीडम फाइटर थे, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे मोतीलाल नेहरू हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, सभी को पता था कि जब तक ये विचारधारा इस विचारधारा में कन्वर्ट नहीं होगी, जब तक ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी, राष्ट्र निर्माण की जो आइडियोलॉजी है ट्रेडिशनल से कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी में नहीं चेंज होगी, तब तक ना तो कोई क्रांति सफल हो सकती है, ना तो कोई मूवमेंट सफल हो सकता है, ना ही हमारा देश आज़ाद हो सकता है, क्योंकि हम गुलाम हो चुके थे, ठीक है। जब 1857 की क्रांति फेल हुई तब तक अंग्रेजों का वर्चस्व इंडिया में बहुत बढ़ गया था, ठीक है। तो जो भी फ्रीडम फाइटर थे पहले के, उन्होंने यही महसूस किया और रातों रात ये जो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी थी इसको कन्वर्ट किया कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी में। तो भारत के लोगों को क्या किया गया भैया, ये आइडियोलॉजी थी, इसको इसमें कन्वर्ट किया गया, ठीक। भारत के जो भी लोग थे उनको यकीन दिलाया गया कि भैया आपकी ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना कोई क्षेत्र है, ना कोई नस्ल है, ना कोई भाषा है, आपकी केवल एक ही पहचान है, यू आर ऑल इंडियन, तुम सभी भारतीय हो, यही आपकी पहचान है, ठीक है। और जब ये आइडियोलॉजी रातों रात इस आइडियोलॉजी में चेंज होगी तो लोग आपस में इकट्ठा होना शुरू होंगे, संघर्ष खत्म, काम खत्म, आपस में लड़ाई झगड़ा बंद, ठीक है। और तब 1920 में गांधी जी ने सबसे पहले शुरू किया था असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन सबसे पहले गांधी जी ने किसमें, सबसे पहले 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है। यही कारण था क्योंकि गांधी जी ने भारत भ्रमण किया, लोगों से मिले, लोगों को समझाया, ये आइडियोलॉजी को इसमें कन्वर्ट किया, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है। इसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन ऐसे थोड़ा डिटेल में बताएंगे आप लोगों को अच्छे से, यहाँ थोड़ा जिक्र था इसलिए कर दिए, गांधी जी की बात हुई थी, ठीक है। तो जब ये आइडियोलॉजी इस आइडियोलॉजी में चेंज होगी, ठीक है, तो अब देखो क्या होता है, इस आइडियोलॉजी का निर्माण क्या होगा, बेस, ठीक। आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, राष्ट्र की आधुनिक विचारधारा क्या कहती है, ठीक, कि सभी लोगों का क्या होगा, एक कॉमन हिस्ट्री होगी, सभी लोगों का साझा इतिहास होगा, सभी लोगों का इतिहास एक होगा, सभी लोगों की कॉमन कल्चर होगा, सभी लोगों की संस्कृति होगी, एक होगी, कॉमन ज्योग्राफी होगी, कॉमन प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटिश रूल, ठीक, और कॉमन फ्यूचर क्या होगा, ब्रिटिश रूल से मुक्ति, यही सभी लोगों का मेन उद्देश्य होता है, ठीक। जब ये आइडियोलॉजी इस आइडियोलॉजी में चेंज होगी, अब इधर देखो डिफरेंट हम बताते हैं दोनों में क्या है। ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग जब राष्ट्र का निर्माण होता है ना, तो इसी के आधार पर होता है, ठीक। अगर लोग आंदोलन करेंगे ना तो अपनी जात के लिए करेंगे, धर्म के लिए करेंगे, क्षेत्र के लिए करेंगे, नस्ल के लिए करेंगे, भाषा के लिए करेंगे, कोई भी व्यक्ति कभी भी देश के लिए आंदोलन नहीं करेगा। यही इस आइडियोलॉजी की सबसे बड़ी कमी थी। गांधी जी आते सबसे पहले जब इंडिया आए तो उन्होंने यही समझा कि जब तक ये आइडियोलॉजी इस आइडियोलॉजी में नहीं चेंज होगी, इंडिया गुलाम रहेगा। कोई भी व्यक्ति, क्योंकि होता क्या है, यहाँ लोग सपोर्ट ही नहीं करते, यहाँ करते थे, कोई भी जात के लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, ये अपनी जात के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये धर्म के लोग हैं अपने धर्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, क्षेत्र के लोग हैं अपने क्षेत्र के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये नस्ल ये अपने नस्ल के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जिस भाषा के लोग हैं उस भाषा को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। बाकी कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहा था, ठीक। और जब तक एक दूसरे का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, एक दूसरे से लोग कनेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक ना तो कोई क्रांति सफल हो सकती है, तब तक ना तो कोई आंदोलन सफल हो सकता है, ठीक है। इसीलिए इस आइडियोलॉजी को इस आइडियोलॉजी में चेंज किया गया। इस आइडियोलॉजी का मेन पर्पस यही था कि लोगों को यह यकीन दिलाया जाए कि भाई आपकी कोई जाति नहीं है, आपकी एक ही जाति है, आप भारतीय हैं, आपका कोई धर्म नहीं है, आपका एक ही धर्म है कि आप भारतीय हैं, आपका कोई क्षेत्र नहीं है, आपका पूरा क्षेत्र है भारत, आप भारतीय हैं, ठीक है। आपकी कोई नस्ल नहीं है, आपकी कोई भाषा नहीं है, ठीक है, आप भारतीय हैं, मेन पहचान आपकी होगी भारतीय, यू आर ऑल इंडियन, मेन पहचान यही होगी। और जब लोगों की एक पहचान होगी ना, यू आर ऑल इंडियन, हम भारतीय हैं, ठीक है, तो लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, जब सपोर्ट करेंगे तभी आंदोलन सक्सेस होगी, तभी क्रांति सक्सेस होगी। ये टेम्परेरी आइडियोलॉजी लाने का मेन यही उद्देश्य था, ठीक। इस आइडियोलॉजी के अनुसार राष्ट्र का निर्माण यही होता है भाई। राष्ट्र का निर्माण किस आधार पर होगा, कॉमन हिस्ट्री होगी, सभी लोगों का साझा इतिहास होगा, कॉमन फ्यूचर होगा, कॉमन कल्चर होगा, कॉमन ज्योग्राफी होगी, कॉमन प्रॉब्लम होगी, कॉमन फ्यूचर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी इसमें का थोड़ा रह गया है, उसके बाद आगे डिस्कस कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी में थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करते हैं आप लोगों की। देखते हैं जरा कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी आगे क्या कहती है।
आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर कोई भी टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा हम दोबारा अच्छे से आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा देंगे। सॉरी। हमने समझा कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग राष्ट्र का निर्माण किस प्रकार से होता है, हमने डिस्कस किया। बात करते हैं, देखो इसी के आधार पर होता है कॉमन हिस्ट्री, कॉमन कल्चर, कॉमन जियोग्राफी, कॉमन फ्यूचर, कॉमन प्रॉब्लम के आधार पर कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग राष्ट्र का निर्माण होता है। देखो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी का जिक्र किया गया, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो होता ये है भैया, देखो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में क्या होता था, लोग सभी आधार पर बटे हुए थे, जाति धर्म नस्ल इस सभी आधार पर बटे हुए थे। लेकिन कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी में मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी का यूज किया गया। इसमें क्या किया गया, होता क्या है मेल्टिंग पॉइंट, तो जिस प्रकार से कई लोहों को मिलाकर गलाकर एक लोहा तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानियाँ थी, जो भी मतलब कि उस राष्ट्र के निर्माण में प्रॉब्लम थी, उनको क्या किया गया, पिघलाया गया। मेल्टिंग पॉइंट थ्योरी के अंतर्गत जाति धर्म व्यवस्था जो भी थी उनको सबको खत्म किया गया, उनकी एक पहचान दी गई, ठीक ओनली आइडेंटिटी, केवल एक पहचान, यू आर ऑल इंडियन, ठीक आप सभी भारतीय हैं, ठीक। दूसरी आई यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, इसको समझते हैं। देखो जब भी भारत में आंदोलन हो रहे थे, ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया भैया, उन आंदोलनों को रोकने का प्रयास किया। इसके लिए क्या करें अंग्रेज, भाई आप लोगों ने पढ़ा होगा सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे, व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक। व्हाइट्समैन बर्डन थ्योरी में इस चीज़ का वर्णन किया गया था कि हम अंग्रेज भारत पर शासन करने नहीं बल्कि भारत को आधुनिक और सांस्कृतिक बनाने आए हैं, ठीक है। और दूसरी क्या कही गई थी कि हम अंग्रेजों को जीतना असंभव है। ये इस आधार पर अंग्रेज दुनिया पर राज कर रहे थे। लेकिन ये थ्योरी टूटती है, इसको हम हिस्ट्री में अच्छे से जिक्र करेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। ब्रिटिश रूल किस प्रकार से इंडिया में स्थापित हो, लेकिन हम इस टॉपिक को थोड़ा बता रहे हैं, ठीक है। तो होता यह है भैया, तो आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया गया, ठीक है, ताकि आंदोलन विफल हो। इसके लिए अंग्रेज क्या लेकर आते हैं, डिवाइड एंड रूल थ्योरी, बांटो और राज करो।
भैया, लेकिन तब भी आंदोलनों पर इनका कोई असर नहीं पड़ा, ठीक। आंदोलन सक्सेस होते गए। हमारा देश सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट हो गया, यानी आज़ाद हो गया। जब देश आज़ाद हुआ भैया, ठीक, तो हमारे देश की जो माइनॉरिटी थी, क्योंकि इंडिया हिंदू बहुल क्षेत्र है, ठीक, हमारे देश की जो माइनॉरिटीज़ थी, संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हो चुका था, ठीक। तो जो माइनॉरिटीज़ थी इंडिया की, उन्होंने संविधान सभा से प्रश्न किया कि भाई इंडिया तो हिंदू बहुल क्षेत्र है, तो इस देश में हमारे लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, ठीक है। तो पीटी नेहरू भैया एक थ्योरी देते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में भी एकता। उन्होंने कहा कि भारत के बाहर आप लोगों की केवल एक पहचान होगी, यू आर इंडियन, आप भारतीय हैं, लेकिन भारत के अंदर आप अपने जाति, धर्म, नस्ल, भाषा आदि को भी सुरक्षित रख सकते हैं। यही है डाइवर्सिटी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा कि आप भारत से बाहर जाएंगे, आपकी पहचान यही होगी। आप लोगों ने पासवर्ड देखा होगा, तो पासवर्ड पर लिखा होता है यू आर इंडियन, ठीक, यू आर इंडियन, आप भारतीय हैं। लेकिन आप भारत के अंदर अपनी जो भी भाषा है, जो भी धर्म है, ठीक है, आप मुस्लिम हो मुस्लिम रखो, ठीक है, मुस्लिम रहो, ठीक है, आपके धर्म के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं की जाएगी। लेकिन आप भारत के जब बाहर जाएंगे ना, तो आपको इंडियन, ठीक, इंडियन सिटीजनशिप का दर्जा ही दिया जाएगा और भारतीय ही होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का हमने जिक्र किया, ठीक है। अब हम मिलते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक, अच्छे से। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जो नहीं समझ में आया होगा, जो कॉन्सेप्ट छूटे होंगे, ठीक है, आई होप कि छूटा नहीं होगा कुछ भी। हम जो भी पढ़ाते हैं, ठीक, डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होगी आप कमेंट कीजिएगा, ठीक। इसके आगे जो है मिलते हैं हमने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है, धन्यवाद सो मच।